चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, राजीव ने 7,000 की धनराशि 20% वार्षिक दर पर 1/2 वर्ष के लिए निवेशित की, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक था। और अमित ने 8,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। परिपक्वता पर दोनों के द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर। अब ब्याज कैसा है? चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। ये एग्जांपल, मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में 100 रुपए, हमने 100 रुपए निवेश किया। अब देखिए 100 रुपए निवेश किया और हम बोलते हैं कि हमारा रेट है 10% और टाइम है 2 इयर्स। मतलब 2 साल के लिए मैंने 10% लगाया, तो पहले साल 10, दूसरे साल 10, ऐसा वो बोलना चाहता है। तो हमको पता है जब बात होती है चक्रवृद्धि ब्याज की, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। अब देखिए पहले साल रेट कितना है, आप बोलेंगे 10%। तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 हुआ। तो जब पहले साल रेट 10% है, तो उसका 10% 10 आया, तो पहले साल के बाद जो अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे मूलधन प्लस ब्याज, ये ब्याज है 10 रुपए, तो वो हो जाएगा 110। अब जो दूसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा इस मूल्य पर। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब जो मिलेगा अगले साल इस पे मिलेगा, तो रेट तो सेम है 10% दूसरे साल भी, तो इसका 10% होता है कितना? 110 गुणा 10/100, तो आएगा 11। तो 11 को इसमें जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट आ गया 121। मतलब 100 हमारा मूलधन था और वो अमाउंट जो है 10% वार्षिक दर से 2 साल बाद अमाउंट कितना हो गया? आप बोलेंगे 121। मतलब 100 से 121 आने में 21% की वृद्धि हो। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसमें ध्यान बस एक बात देने की है, वो ये कि इसमें जो ये इंटरेस्ट लेके अमाउंट आता है, तो अगले साल उस पे इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए जैसे ये आता 121, अगर यहाँ पे रेट 10% होता, टाइम 3 साल होता, तो अगले साल इंटरेस्ट 121 रुपए पर मिलता। उम्मीद करता हूं जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपसे बोलूं अगर कि आपको 100 से 121 आने में कितना ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, जो बीच में अंतर आता है वो इंटरेस्ट ही है। आपने 100 रुपए निवेश करे, आपको 2 साल के बाद 121 रुपए मिले, इसका मतलब जो 21 रुपए है वो क्या है? वो इंटरेस्ट है, ब्याज है। अब मैं आपसे बोलूं अगर कि आपको यहां से यहां करने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला याद रखेंगे, वो डायरेक्ट हमको ये बता देगा कि 21 हमारा ब्याज आ रहा है कैसे। लेकिन वो फॉर्मूला है केवल 2 साल के लिए, ये ध्यान रखिएगा। टाइम जब 2 साल होगा वो तब के लिए फॉर्मूला काम करेगा। आप बोलेंगे सर 3 में क्या होगा, 4 में क्या, वो भी मैं बताऊंगा। ये 2 साल के लिए क्या है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए बी क्या है? अब 2 साल के लिए ये फॉर्मूला है, तो ए है पहले साल की रेट, बी है दूसरे साल की रेट। अब देखिए इसमें क्या था, जैसे पहले साल का कितना था हमारा रेट, आप बोलेंगे 10, दूसरे साल की रेट 10 प्लस ए बी, तो 10 गुणा 10 मतलब 100/100, हमारी आई रेट 21। ये फॉर्मूला 2 साल के लिए है फॉर 2 इयर्स। और ये क्या फॉर्मूला है? ये हमको डायरेक्ट एक रेट का, जैसे रेट 2 साल की थी 10% पहले साल, अगले साल की थी 10%, तो ये हमको क्या करेगा, ये डायरेक्ट बता देगा कि 2 साल का एक कितना रेट आया होगा एक साल। तो देखिए अगर मैं करता इस चीज को 100,
रेट क्या थी इसमें निकली जो हमारी 1 साल 2 साल की, आप बोलते 21/100। 100 से 100 कटा तो 21 क्या आ गया हमारा, आप बोलेंगे सर इंटरेस्ट। और यहाँ पे भी कितना आ रहा था, 21 ही आ रहा था। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ये 2 साल के लिए। इतना समझ में आया आपको? तो 2 साल का एक जो हमारा सक्सेसिव रेट है, मतलब एक साथ हमको रेट कितनी मिलती 2 साल के लिए, आप बोलोगे 21%। तो मूलधन का 21% निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट आपको किस पे मिलेगा, मूलधन पे। तो 100 का 21%, 21, तो 21 हमारा ब्याज आ गया। ठीक है, तो अब मैं रफ करता हूं, अब क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राजीव ने 7,000 की धनराशि 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश की। ब्याज, ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब क्या है, छमाही। देखिए हम क्वेश्चन जो करते हैं चक्रवर्ती ब्याज पे, जो रेट होती है वो क्या होती है, सालाना। सालाना मतलब 1 साल की ये रेट होती है 20%। 1 साल की रेट होती है, 1 साल बोलो या क्या बोलो, 12 महीने, एक ही बात है। तो 12 महीने का हमें रेट कितना दिया गया, आप बोलेंगे 20%। 1 महीने की कैसे निकलेगी, आप बोलेंगे सर 20/12। लेकिन यहाँ तो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक मतलब छमाही, 6 महीने की। तो बोल रहे हैं रेट जो है 6 महीने की लो, तो हम 6 महीने की लेंगे तो रेट कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 20/12 गुणा 6, 6×2 = 10%। हमने ये चीज रटने की कोशिश भी करी होगी बहुत बार कि जब ब्याज छमाही हो तो दर आधी टाइम दूना। तो देखो दर कितनी हो गई, आधी, क्योंकि 20% थी हमारी सालाना, साल की 12 महीने की, लेकिन अर्धवार्षिक में हमको निकालनी है 6 महीने की। तो दर क्या हो जाती है, आधी, और टाइम क्या हो जाता है, डबल। टाइम कितना था हमारा, 3/2, उसका डबल करेंगे तो 3। आप बोलेंगे सर टाइम डबल क्यों हुआ। देखिए टाइम डबल इसलिए हुआ, आप ये सोचिए, पहले हमारा पीरियड यहां से लेके यहां तक था पूरा, तो मान लीजिए 12 महीने या 1 साल। अब वो बोलता है कि छमाही में निकालो, अर्धवार्षिक करो, मतलब इसके 2 स्लॉट बनाओ, 6 महीने का ये, 6 महीने का ये। तो मुझे बताइए रेट तो कितनी हो जाएगी, 10%, 10%। और जो टाइम के स्लॉट है वो कितने बन गए, आप बोलेंगे एक ये बना 6 महीने वाला, और एक ये बना 6 महीने वाला। तो इसलिए हम टाइम को डबल करते हैं। डायरेक्ट स्कूलों के टाइम पे हम रट्टा मारते थे, कभी भी अर्धवार्षिक हो तो दर आधी टाइम दूंगा, तो वो यहीं से आया है, दर आधी टाइम दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया था। डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम कितना हो गया, 3, रेट आ गई 10, टाइम हो गया। ये पहली कंडीशन है। दूसरे में अमित ने 8,000 रुपए 10% वार्षिक दर से, देखो यहाँ पे ये वार्षिक कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ये किस चीज के लिए है, राजीव के लिए है, ये राजीव के लिए दिया सब, राजीव। और दूसरा जो है 8,000 रुपए 10%, इसमें भी रेट हमारी 10% है, टाइम है 2 ईयर। ये किसके लिए है हमारा, अमित के लिए। इसमें मूलधन कितना है राजीव का, आप बोलेंगे मूलधन मतलब जो अमाउंट है वो कितना है, 7,000। और इसमें हमारा कितना है, अमित के लिए 8,000। क्लियर है। हमें निकालना क्या है, ब्याज। तो आपको पता है सर हमने तो डायरेक्ट पढ़ा है, A+B+AB/100। हम बोलेंगे हाँ पढ़ा है बिल्कुल, जैसे मैं निकालता हूँ यही है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेकिन A+B+AB/100 कितने साल के लिए होता है, 2 साल के लिए। तो रेट क्या है, 10%। तो अभी हमने निकाला था 2 साल के लिए, क्या आया था, 10+10+AB, 100/100 ना 21 आया। तो अब ये ऐसा बन गया, देखो 2 साल का तो हमें मिल गया 21%। आप बोलेंगे सर 2 साल का तो मिल गया, तो अगले साल का कैसे निकाले, तो तीसरे साल रेट क्या है, 10%।
समझा मेरी बात? 2 साल का तो इतना आ गया वही फॉर्मूले से। अब अगले साल का ये है, तो अब इसको एक यूनिट मानिए और इसको ए, तो ये और फॉर्मूला वही यूज करेंगे 2 साल वाला। पहले 2 साल का ये निकल गया, तो ये एक यूनिट बन गया, मतलब एक उसमें आ गया। अब 10% ये अगला है, तो इसको फिर हम उसकी रेट निकालने के लिए एक सक्सेसिव रेट, सबके बदले 10 10 10 के बदले एक रेट निकालने के लिए इसको भी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करेंगे। ये आ गया 31 प्लस 100 का भागा देंगे, इधर आ जाएगा 33.10%। हमको एक रेट मिल गया 33.10, 33.10, 33.10, मतलब हम करेंगे 7,000 का 33.10% है बट्टे 100, 20 से 20 20 20, तो बचा 70 गुणा 33.1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, 70 गुणा 33.1, तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 10 गुणा 33.1। इस 10 की इससे गुणा होगी तो डेसिमल एक स्थान रख जाता है, तो आएगा 331, यहाँ पे चल जाएगा ना डेसिमल, 331.0 गुणा 7, 7 कम 7, 2317। ये आ गया हमारा राजीव का इंटरेस्ट। राजीव का ब्याज क्या आ गया, आप बोलेंगे 2317, 33.5% हमने डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि 3 साल का 10% के हिसाब से 33.5 आया, 2317, 2317। इसका ब्याज क्या आया, आप बोलेंगे सर इसका आया 2317। इसका क्या होगा, ये तो हमने निकाला था अभी 2 साल के लिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, तो रेट क्या आया था 21%। 2 साल का जब हम एक साथ बोल रहे हैं, 10 10 साल का 2 साल के लिए एक सक्सेसिव रेट में बोलूं, एक रेट बोलूं उनके लिए, तो वो आई थी 21%, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मूलधन क्या है 8,000, तो हम डायरेक्ट ब्याज निकाल सकते हैं 8,000 का 21%, 8 का 8, 8 दूनी 16, 1680। तो अमित का ब्याज क्या आया, आप बोलेंगे अमित का ब्याज आया 1680। पूछा क्या है, दोनों के द्वारा अर्जित ब्याज में अंतर, तो अंतर इनमें निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 0 गया 7, 11 में से 8 गया 3, और 12 में से 6 गया 637 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और करने में मजा आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खुद से करके देखिए एक बार आपका क्या आंसर आता है। देखिए इसमें बोला है x अपॉन वाई इक्वल टू -1/3 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4। तो वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स की पावर -1। इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी घाते आपको माइनस में दिखे, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है कि उन घातों को क्या लाना है, प्लस में लाना है। प्लस में कैसे आता है, आपको पता है कि अंश से घाते अगर हर में ले जाते हैं तो चेंज होती है, और हर से अंश में ले जाते हैं तो चेंज होती है। जैसे अगर ऐसा होता 4 की पावर 3 बट्टे 4 की पावर 2, तो हम ऐसे ही करते हैं, 4 की पावर 3 तो ऊपर है, इस 4 की पावर 2 को अगर ऊपर ले जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर माइनस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऊपर ले गए तो हमारी घात क्या हो गई, ये प्लस थी तो माइनस हो गई। एक एग्जांपल और, अगर ये माइनस थी तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर, ये अंश वाले को हम ले जाएंगे तो अंश वाला भी ऐसे ही चीज होता है। अगर मैं इसको ले जाना चाहूँ नीचे तो आप बोलोगे 4 की पावर -2 गुणा
नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 4⁻³ लेकिन हमको माइनस में घातें नहीं लानी है, हमको प्लस में ही लानी है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि हम घात, ये जो संख्या है हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर लाए, यहाँ पे भी ऊपर लाए, ऊपर लाए। यहाँ पे जैसे हमको मान लो इस घात को प्लस बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसे अंश में ले आएंगे। या ऐसे होता, ये माइनस में होता, ये होता 4⁻²। तो अंश क्या है, निगेटिव में है, तो इसको जब मैं हर में लाऊंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। बस इतनी सी चीज अगर आपको पता है, इतनी सी बात आपको पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे x/y इक्वल टू क्या है, -1/3⁻³ मैं चाहता हूं कि ये जो पावर है इसको प्लस बनाना चाहता हूं, तो प्लस बनाना चाहता हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। अगर मैं अंश को हर और हर को अंश में लाऊं तो क्या हो जाएगा, 3/-, पावर हो जाएगी अब 3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4 है। इसको मैं क्या करूंगा, अंश और हर को पलट दूंगा, 3/2 की पावर 4। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरे की पावर देखो, ओवरऑल पूरे माइनस में, पूरा माइनस में 2/3, तो इस पूरे को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अंश में ले गए, उसको हर में ले गए। मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आएगा 27, -1 का क्यूब होता है -1 डिवाइडेड बाई 81/16। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आप बोलोगे सर ये आ गया -27। डिवाइड मतलब भाग देना है, इसका 81/16। इस 16 की गुणा कहां से होती है, 27 के साथ। तो कितना आ जाएगा, -27 गुणा 16/81। 27 से 3 बार जाएगा, 27 से 81 तो आ जाएगा -16/। देखिए कई बार लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर ये ऊपर से कैसे चले गया, ये कैसे हो गया। तो हम इसको क्या करते थे, रट्टा मारने के लिए बचपन में ऐसा कर देते थे कि हमारे गुरुजी हमें बताते थे कि कहीं पे भी भाग का साइन दिखे, जैसे -27 है तो वहां पे गुणा का साइन लगाओ और इसको पलट दो, ऐसे ही बोलते थे। तो वही चीज ये है, वो आती कैसे, वो ऐसे आती है। तो आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो, 27 भागा कभी भी दिखे तो बीच गुणा का साइन और इसको पलट दीजिए, बोलो। तो हमारी x/y की वैल्यू क्या आ गई, -16/3। -1/3 की पावर -3 था, पूरे की पावर -3 था, तो हमें क्या करना है, अंश को हर, हर को अंश। पूरे की पावर -4 था, यहाँ पे तो सिंगल की पावर थी ना, एक हर की थी केवल, तो हमने केवल हर को अंश में लाए। लेकिन ये क्या है, ये सबका है, ओवरऑल का है माइनस, तो इसलिए हमने अंश को हर, हर को अंश किया। तो x/y की वैल्यू आ गई -16/3, -16/3। पूछा क्या है, x/y प्लस y/x, तो हम निकाल लेते हैं। x/y की वैल्यू तो हमें पता ही है, और y/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर इसका उल्टा हो जाएगी, 3/16 -3/16। आप बोलेंगे सर -16, माइनस का साइन तो 16 के आगे था, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको ऊपर ही लीजिए, वो एक ही बात। तो -3/16, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो हम बोलेंगे सर ऐड कर लेते हैं, -16/3 प्लस -3/16। सॉल्व करने का क्या होता है, इनका एलसीएम लिखिए। एलसीएम मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भागा जाए। तो 16 में तो नहीं जाता है, तो मैं इसका मल्टीपल करूंगा, 16 दूनी 32, 32 में भी नहीं जाता, 16×3 48, 48 में जाता। कितनी बार, 16 बार, तो देखो 16×16 फिर स्क्वायर आ गया, याद कर लो, रट्टा मान लो, 16 का स्क्वायर होता है 256, 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, फायदे में रहोगे। 16×3 48, 3 बार गया, 3 की इससे गुणा, तो प्लस माइनस तो साइन आएगा माइनस का, तो -265।
इतने की वैल्यू हमारी आ गई -265/। अब देखिए पूछा क्या है, y/x⁻⁻1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y/x⁻⁻1 को मैं बोलूंगा सर पूरे का वो है, पूरे की घात -1 है, तो अंश और हर को चेंज करें। ये x/y है, तो x/y की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, -16/। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। -265/48 गुणा -16/3। माइनस माइनस गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। 16×3 = 48, तो 265/9। 265/9। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वस्तु ए को 382.50 पर बेचने से रीनू को 15% की हानि होती है। वस्तु बी को 616 में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 1180 पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का ये क्वेश्चन है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, विक्रय मूल्य बराबर सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं, मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस प्रॉफिट बट्टे 100। विक्रय मूल्य बराबर, ये प्रॉफिट के केस में था, ये लॉस है, 100 माइनस लॉस बट्टे 100। जब प्रॉफिट होगा तो ये वाला फॉर्मूला, जब लॉस होगा तो ये वाला। अब देखिए कितने में बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जिस मूल्य पे वो खरीदता है। सेलिंग प्राइस कितना है, 382.5। ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा विक्रय मूल्य बराबर, ये क्या है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, और क्या हो रहा है 15% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 15/100 मतलब 85/100। 85/100, इसको मैं 5 से अगर काटू तो क्या आएगा, 17/20। तो मैं इसको डायरेक्ट 17/20 भी लिख सकता हूं। देखिए कैलकुलेशन आप गलती से बचना चाहते हो हमेशा, तो ये फ्रैक्शन वगैरह कहीं पे माइनस, इन चीजों से बचा करिए। कोशिश करिए क्या हम इसको पूर्णांक वैल्यू बना सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर बना सकते हैं, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं और 2 से भाग दूं। देखिए यहां पे बता रहा हूं आपको, 382.50, 382.50 में अगर मैं 2 से गुणा करूं और 2 से भाग दूं, तो आप बोलेंगे कोई फर्क आएगा, आप बोलेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। दो पन्ने 765/2, जो 382.50 है वो क्या है, 765 का आधा है, तो मैं इसको 765/2 भी लिख सकता हूँ। आप बोलेंगे सर 2 से ही क्यों गुणा करें, देखिए 2 से कोई जरूरी नहीं है, आप 4 से भी कर सकते हो। मेरा जो मकसद था वो ये था बस कि इसका दशमलव हटाना, आप 4 से करते 4×5 = 20 तब भी वो हट जाता, लेकिन 2 से हट गया तो 765/2 में इसको लिख सकता हूँ। इसके बदले लिख सकता हूँ 765/2, 765/2। देखिए क्वेश्चन जो है दिखने में भी अच्छा लग रहा है, पॉइंट वगैरह रहता है, इंसान पहले ही वो हो जाता है कि यार इसमें तो पॉइंट है, बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को भी इजी कर सकते हैं, जब आपको पता हो कि ये क्या है 765/2। कहीं पे मैंने देखा बहुत बार आता है 3.5, तो मैं कभी 3.5 नहीं लिख सकता, लिखता उसको मैं लिखता हूँ हमेशा 7/2। मेरे दिमाग में 3.5 7/2 ही क्लिक होता है, तो मैं ये करता हूँ, डेसिमल से बचता हूँ। 17×6 = 68, 4, 17×5 = 85, 5, 2 से गया 10 बार, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 450। सीपी की वैल्यू आ गई 450। 2 से 10 बार कटेगा, 10 की गुणा 45 से 450। ये बात हो गई हमारी वस्तु ए को, वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, वस्तु ए का कॉस्ट प्राइस 450। अब वस्तु बी को 616 बेचने पर इतने % का लाभ होता है, तो फॉर्मूला वही है, 616 में बिक रहा है विक्रय मूल्य,
क्रय मूल्य मुझको नहीं पता, ये ए का क्रय मूल्य, ये बी का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य नहीं पता, लाभ हो रहा है 12%। तो 100 प्लस 12/100 मतलब 112/100 आएगा, 28/25, या हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 28/25। डायरेक्ट अगर लिखे 28/25, 14 से कटेगा 2 बार 56, 2 से कटेगा 22 बार, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया बी का 25 दूनी 50 का 0 फिर 5, 25 दूनी 50 और 5 550, यही आ रहा है। 25 दूनी 50 का 0 5 यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस हमारा बी के लिए कितना है, आप बोलेंगे 550। इसका मतलब जो वस्तु ए थी उसने 450 में खरीदी और वस्तु बी जो थी 550 में खरीदी। अब बोलता है यदि वो दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 1180 पर बेची। मैं बोलूं दोनों वस्तुएं उसने खरीदी कितने पे, दोनों वस्तुएं कितने पे खरीदी टोटल, तो आप बोलेंगे ऐड करके बताएंगे हम 0, 1000 रुपए में खरीदी और 1180 में बेची, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 और सेलिंग प्राइस कितना है, आप बोलेंगे 1180। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, निकालना क्या है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ, जितने का लाभ हुआ बट्टे क्रय मूल्य गुणा में 100, तो लाभ कितना हुआ, आप बोलेंगे 180 का। प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रॉफिट परसेंट, लाभ कितना हुआ 1180 माइनस 1000 तो 180, बट्टे क्रय मूल्य कितना है, आप बोलेंगे 1000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे 1 जीरो से, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 18%। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए विक्रय मूल्य दिया था तो पहले का निकाल दिया, क्रय मूल्य ए का 450, वस्तु बी का विक्रय मूल्य था तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, दोनों वस्तुएं कितने में खरीदी 1000 में, दोनों वस्तुएं बेच कितने में रहे 1180 में, तो लाभ कितना हो रहा है 180 का, इसके ऊपर कॉस्ट प्राइस के गुणा 100, तो प्रॉफिट आ गया हमारा 18%, ऑप्शन बी। दिया गया है यदि किसी चतुर्भुज में ए बी पैरेलल टू सी डी है, कोण बी 70 है तथा ए बी बराबर सी डी है, तो देखिए ऐसा कुछ बोल रहा है ए बी सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है, इसको अगर हम आगे भी बढ़ाएंगे ए बी भुजा को, ये ए बी के आगे समझिए, या सी डी को आगे बढ़ाएंगे तो ये पैरेलल ही रहेंगे, मतलब आगे जाके नहीं मिलेंगे। तो ए बी या सी डी, तो ये क्या है पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये हमें चतुर्भुज दिया है और कोण बी दिया है हमें 70 डिग्री, और ए बी सी डी के बराबर है। तो कभी भी आपको ऐसा चतुर्भुज दिखे कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, पैरेलल हैं और आपस में बराबर भी है, तो वो चतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज। ये जो क्वेश्चन में दिया था इस प्रॉपर्टी से हम निकाल पाएंगे ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, मतलब जो कोण बी होगा वही कोण डी होगा, तो कोण बी था 70 तो कोण डी भी होगा 70। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं,
कोण डी कितना आएगा, जो बी है 70, डी की वैल्यू एक्स से 10, ऑप्शन कट गया, कोण डी की वैल्यू ऑप्शन कट गया। हमारे पास अब दो ऑप्शन बचे, ए और सी। देखिए, एक तो हमने चीज पढ़ी कि आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, ए जो है सी के बराबर होगा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता थी कि आमने सामने के एंगल समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं, तो जो कोण बी है वही डी होगा, जो ए है वही सी होगा। क्या ए सी के बराबर है? हाँ, ए सी के बराबर है, हाँ है, ठीक है, यानी कंडीशन दोनों में फॉलो होगी। एक इसकी कंडीशन ये है समांतर चतुर्भुज की कि लगातार कोई भी दो एंगल जो होंगे, लगातार मतलब इसको और इसको सम कर लीजिए, या इसका और इसका सम, या इसका सम, इसका सम, उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री आता है। तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 180 माइनस 70, तो ये आ जाएगा 110। अगर ये 110 है तो सामने का कोण भी कितना आएगा, 110, क्योंकि आमने सामने के एंगल बराबर। देखिए, लगातार दो भुजाओं, ये जो एंगल है कॉन्जिक्यूटिव एंगल, लगातार क्रमिक एंगल, 110 सम, 110 योग, 110 110। तो समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन में जब आपको दिखे आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर भी हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और कॉन्जिक्यूटिव जो एंगल का सम होता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। आप कहीं भी ले लीजिए, 180 180 180 180। तो ए और सी की वैल्यू क्या आई, 180। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? कोई संख्या अपने वर्ग से कभी अधिक नहीं होती। कोई संख्या अपने वर्ग से, मतलब वो बोलना ये चाह रहा है, जैसे दो ले लेते हैं कोई संख्या, कोई संख्या अपने वर्ग से, इसका वर्ग 4 से अधिक नहीं होती, मतलब बोल रहे हैं कि हमेशा से अधिक नहीं होती है, मतलब ये ऐसा होता है कि कोई संख्या है अपने वर्ग से कभी अधिक नहीं होती है, हमेशा जो उसका वर्ग है वो बड़ा होता है। देखिए, यहाँ पे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, लेकिन हर जगह ये सेटिस्फाई नहीं चाहिए। तो मैं अगर लेता हूँ 0.5 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे होगा 0.25। किसी संख्या, कोई संख्या अपने वर्ग से कभी अधिक नहीं होती, लेकिन यहाँ तो ये अधिक हो गई ना, 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25, और 0.5 0.25 से बड़ा है, तो ये हमारी जो कंडीशन है ये क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ये सब जगह सेटिस्फाई करनी चाहिए, यहाँ पे तो सेटिस्फाई हुई। सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घन से अधिक होती हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं, ठीक, ऋणात्मक संख्याएं मतलब हम ले लेते हैं -0.5 ले लेते हैं, इसका घन क्या होगा 125, और 3 के आगे यहाँ आ जाएगा माइनस। आपको पता है कि माइनस में जो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वैल्यू वो बड़ी होती है, तो 0.5 और 125 में छोटा क्या है, आप बोलोगे 0.125, का मतलब ये बड़ा है। तो क्या बोल रहे हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं अपने घन से अधिक होती है। कहाँ हो रही है अधिक, यहाँ पे तो कम हो गई, देखिए 5 -0.12, वो बोलता है ये अधिक होती है, लेकिन अधिक तो नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं। कोई संख्या अपने घन से कभी अधिक नहीं होती, कोई संख्या अपने घन से कभी अधिक नहीं होती, कोई संख्या, कोई संख्या मान ली हमने, यही मान ली -0.5, अपने घन से कभी अधिक नहीं होती। देखिए, हमने प्लस का कर दिया, यहाँ पे 0.5 का क्यूब हो जाएगा 0.125। वो बोलता है कभी भी संख्या जो है
अपने घन से अधिक नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो आपको पता है प्लस में वैल्यू है, तो प्लस में तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। 0.5 बड़ा होगा कि 0.125? आप बोलेंगे 0.5 बड़ा है 0.125। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती। एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, ऐसे चलता रहता, मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक या वो खुद अपने में संख्या, उन दोनों का ही भागा जाता है। बोलता है इनका वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता। ये 3 क्लियर हो गए हमारे। अब मैं आपको बताता हूँ परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए, परिमेय संख्या हमने बहुत बार पढ़ा होगा कि जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें वही परिमेय संख्या। लेकिन ये P/Q की फॉर्म होती क्या है, ये है क्या चीज? आप बोलेंगे P/Q का मतलब है कि हम अपॉन में बट्टे में पूरा पूरा उसको लिख पाए। जैसे 0.5 है, अगर वो बोलेगा कि 0.5 एक परिमेय संख्या है, तो हम करेंगे क्या, इसको मैं एग्जैक्ट बट्टे में लिख सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, अंश अपॉन हर में? तो आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हो, 5/10 या 1/2। तो ये हमें P/Q की फॉर्म में मिल गया, तो ये परिमेय संख्या है। ऑलरेडी दिया है 10/7 एक परिमेय संख्या है, तो मैं बोलूंगा ये तो ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में लिया है, तो ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कब नहीं मिलेगी? जब कोई ऐसा ऑप्शन हमारे पास होगा, मान लीजिए 1.414, ये √2 की वैल्यू होती है हमारी, और मान लीजिए अगर ये रिपीट होने में लगा है 1.4121, आगे ये चलने में लगा है, तो मुझे बताइए क्या आप कभी इस डेसिमल को हटा के अपॉन में नीचे कुछ लिख सकते हैं? नहीं। आप बोलेंगे ये वैल्यू तो चलते रहेगी, खत्म ही नहीं होगी, कभी भी आप इसको अंश अपॉन हर के टर्म्स में नहीं लिख पाएंगे। ये √2 की वैल्यू है, तो इसको हम नहीं लिख पाएंगे कभी भी परिमेय संख्या के रूप में। आप बोलेंगे √3 की वैल्यू क्या है, तो इसकी है 1.73205। आगे ये चलते रहेगा, आप कैलकुलेटर में करके देखिए, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी फिक्स, ये चलते रहेगा, मतलब हम P/Q की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते। ऐसी 5 सब ऐसे ही वैल्यू मिलेगी, इसको हम क्या लिखेंगे, एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता। तो हम इनकी वैल्यू को कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, मतलब काट के जो बट्टे में आ जाए अंश अपॉन हर की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो इसका वर्गमूल कभी भी एक परिमेय संख्या नहीं होगा। केवल किसका? अभाज्य संख्या का। आप बोलेंगे सर भाज्य संख्या का, जैसे मैं मान लेता √16, तो ये क्या आता है 4, अंश में 4 है, हर में कुछ नहीं है, तो हम अपने मन से 1 मान सकते हैं, क्योंकि 1/4 का मतलब 4 ही होता है। तो क्या P/Q की फॉर्म में लिख पा रहा हूँ √16 को, भाज्य संख्या को? आप बोलेंगे हाँ। तो ये तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्याएं जितनी भी होती हैं उनका हम वर्गमूल निकालते हैं, तो हमें परिमेय संख्या नहीं प्राप्त होती है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं परिमेय संख्या आपको पता लगी होगी कि क्या होती है, जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब अंश अपॉन हर के टर्म्स में जो वैल्यू आ जाए। यहाँ पे अंश अपॉन हर के टर्म में हमें वैल्यू नहीं मिली, बट्टे की फॉर्म में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, ए और डी दो बिंदु रेखाखंड बीसी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, बी डी 8 सेंटीमीटर, सी डी 5 सेंटीमीटर है, तब ए बी सी डी बी सी। देखिए ये साइन क्या होता है, सर्वांग समता का, सर्वांग सम। इसका मतलब ऑप्शन में ये बोला गया है कि ए बी सी जो ट्राइंगल है त्रिभुज, वो डी बी सी के सर्वांग सम है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, जिनका साइज और शेप क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर, बिल्कुल बराबर।
या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, एक ट्रायंगल है हमारा, माना एबीसी, दूसरा है डीबीसी। उसको एक दूसरे के ऊपर अगर हम ऐसे कवर करें, एक दूसरे के ऊपर रखें, तो वो उसको दूसरे को पूरा ढक लेगा, मतलब सेम उसके ही बराबर होगा, उसी साइज का होगा, उसी शेप का होगा। उसकी जो भुजाएं हैं, इसका मतलब वो बराबर होंगी, उसी अनुपात में होंगी, एंगल भी बराबर होगा, तभी तो वो उसको कवर कर पा रहा है। तो इसमें बोला है दो ट्रायंगल है एबीसी डीबीसी। देखो हम देखेंगे एबीसी में एबी की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5। 5 किसके बराबर है, सीडी के, तो यहाँ पे सीडी भी 5 है। एसी कितना है, आप बोलोगे एसी है 8। और बीडी कितना है, 8। और बीसी कितना है, बीसी है 4। और यहाँ पे भी बीसी कितना है, 4। ये ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ये ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, ट्रायंगल एबीसी की ये भुजाएं, और ये ट्रायंगल डीबीसी की भुजाएं। तो मुझे बताइए एबी की जो भुजा है ट्रायंगल एबीसी में, ये ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल डीबीसी में, एबी सीडी के बराबर है, एसी बीडी के बराबर है, बीसी तो बीसी के बराबर ही है, दोनों में कॉमन है भुजा। तो हमको पता है कि इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं इस ट्रायंगल के तीनों भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब एस 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 का मतलब है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम यहां से चेक करते हैं, ए बी क्या डीबी के बराबर है, ए बी डीबी के बराबर, ये उसी अनुपात में आना चाहिए, ए बी डीबी के बराबर। तो ए बी डीबी के बराबर है, आप बोलेंगे नहीं। ए बी बीसी के बराबर है, ए बी बीसी के बराबर, देखो शुरू की दो हो जाए, फिर बीसी क्या बीसी के बराबर है या सीबी के, आप बोलेंगे हाँ। और पहला और तीसरा एसी क्या डीबी के बराबर है, आप बोलेंगे हाँ। तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, तीनों भुजाएं देखो साइड साइड साइड, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा। ए बी डीबी के बराबर है, ए बी डीबी के बराबर है नहीं। ए बी डीसी के बराबर है, ए बी डीसी के बराबर है, हाँ बराबर है। हम बोलेंगे बीसी बीसी के भी बराबर है, बीसी बीसी, और एसी डीबी के बराबर है। लेकिन क्या है, ये तीनों भुजाएं बराबर है, इसमें तो बोलता है कि दो भुजाएं और एक एंगल बराबर है, तो एंगल की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, तीनों क्या है, भुजाएं बराबर है, मतलब साइड साइड साइड, तीनों साइड ट्रायंगल एबीसी की ट्रायंगल डीबीसी की भुजाओं के बराबर है। इसका मतलब एबीसी ट्रायंगल को हम डीबीसी ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे तो वो उसको क्या कर देगा, ओवरलैप कर देगा, पूरा पूरा उसको ढक देगा, लेकिन किस उससे, तीनों भुजाएं बराबर होने के उससे। तो एस 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 मतलब तीनों भुजाएं, एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी। देखिए सीटेट एग्जाम का ये लास्ट क्वेश्चन है, सारे मैथ्स के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, और लास्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। एक तरणताल, तरणताल होता है स्विमिंग पूल, तो एक स्विमिंग पूल की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, इसका मतलब ये 3 डायमेंशन है, तो इसमें क्या है, गहराई, 3D इमेज है। इसके फर्श तथा इसके दीवारों पर 42 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवाने की लागत। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे ना, तो हमारे गुरुजी हमको बताते थे, ऐसे स्विमिंग पूल का यहाँ पे डायग्राम बना देते थे। तो देखो वो है 3D इमेज, और ये ब्लैक बोर्ड है 2D, इसमें हाइट तो है नहीं, तो हमको कुछ समझ में आता नहीं था। तो मैं चाहता हूं आप उस बात को अच्छे से समझे, प्रैक्टिकली उसको देखें। एक स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई है 20, चौड़ाई है 15 मीटर, और हाइट है 4 मीटर। स्विमिंग पूल कैसा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तीनों की लेंथ अलग अलग है, इसका मतलब वो घनाभ के आकार का है। और घनाभ कैसा होता है, ये दिख रहा है आपको, यही घनाभ है। तो इसको आप मानिए आपका तरणताल, स्विमिंग पूल, ये देखिए स्विमिंग पूल, वो बोलता है उसकी लंबाई, लंबाई होती है ये, यहां से यहां तक जो है, बताता हूं, ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और ये होती है हाइट। तो ये दिया है हमको 20,
15 और 4। अब देखिए वो बोल रहा है 42 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करवा रहा है, कहाँ? इसके फर्श तथा इसकी दीवारों पर। तो इसका मतलब वो कहाँ करा रहा होगा? यहाँ करा रहा होगा फर्श में, यहाँ पे पूरे में। मतलब नीचे से बताऊंगा, पेंट तो वो यहाँ पे कर रहा होगा अंदर, लेकिन आपको ये सरफेस दिखा देता हूँ क्योंकि अंदर वाली भी सेम होगी। वो यहाँ पे पेंट कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मतलब 1 2 3 4 5, 5 जगह वो पेंट कर रहा है अंदर से। 1 2 3 4 और ये अंदर 5। ऊपर तो खुला ही रहेगा क्योंकि ऊपर से ही तो आप डुबकी मारोगे स्विमिंग पूल में। तो 5 जगह उसे पेंट करना है, 1 2 3 4 और एक सरफेस। देखिए अगर यहाँ पेंट कर रहा है तो ये क्या है? पूरा पेंट करेगा तो आप बोलोगे एरिया है, ये एरिया, एरिया। और ये क्या है? अगर इसको अपने आप में देखें तो ये 2D इमेज है, ये एक आयत का रूप है। देखिए आयत है ये, जिसकी लंबाई हमको पता है 20 है, चौड़ाई हमको पता है 15 है। यानी सरफेस बोलूं मैं, आप बोलोगे ये भी एक आयत ही है। इसमें लंबाई कितनी है हमारी? 20। लेकिन जो ये गहराई है यहाँ पे, ये चौड़ाई के बराबर होगी क्योंकि देखिए लंबाई और चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या बन जा रही है? गहराई। ऐसी याली सरफेस में देखेंगे तो ये है हमारी क्या? चौड़ाई, और ये है हमारी गहराई। तो ये भी एक आयत का फेस है जो कि क्या है? 2D इमेज है। देखो ओवरऑल तो ये 3D। अब मैं समझाता हूं क्या बोलता है। अगर मैं यहां पेंट करूं इस भाग पे तो आप बोलोगे लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो इसमें हाइट तो नहीं आ रही ना, तो लंबाई और चौड़ाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब पहली बार में जब यहाँ पेंट कर रहा होगा तो आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 20 गुणा 15। अगली बार मानिए यहां वो पेंट कर रहा है तो लंबाई और हाइट, जो चौड़ाई यहाँ पे होती है वो हाइट बन जाएगी। तो लंबाई और हाइट LH। ऐसे यहाँ पे सेम हो रहा होगा तो यहाँ पे भी LH हो रहा होगा इसकी दूसरी सरफेस में। LH मतलब 2 बार हो रहा होगा, 2 गुणा LH। लिख देता हूं यहाँ पे, चलिए LH यहाँ पे लिख देता हूं, L इंटू प्लस। अब देखिए याली सरफेस, इसमें क्या है? चौड़ाई और हाइट। एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये होगी, चौड़ाई और हाइट। और ये क्या है? आयताकार है, 2D इमेज है। देखिए इसका एक जो फेस है वो आयत है। तो 2 बार क्या आ रहा होगा? चौड़ाई और हाइट। L इंटू डी की वैल्यू दी है 20 गुणा 15 प्लस 2 गुणा 20 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 15 गुणा 4। 15 दूनी 30, 300, 20 चक्को 80, 80 दूनी 160 प्लस 15 दूनी 30, 30 चक्को 120। इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 0 6 2 8 और 1 2 3 4 5, 580 वर्ग मीटर। इसका मतलब जो ये पूरे एरिया है इसकी 5 सरफेस, 1 2 3 4 और ये नीचे वाली अंदर ये वाली जो है 5, टोटल 5 जगह पेंट करना है। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह। तो उसका एरिया आ रहा है 580 वर्ग मीटर। लेकिन 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है प्लास्टर का? आप बोलोगे 42। तो 580 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आएगा? आप बोलोगे 580 गुणा 42। इससे मल्टीप्लाई होगी तो इकाई में क्या आएगा? 0। आंसर में देखिए सब जगह 0 है, एक सी नहीं। 0 तो आ गया। अगर ये 58 होता तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई होती तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आता? आप बोलते 8 दूनी 16 का 6। 6 हमारा यूनिट डिजिट मिलता। आंसर कुछ ऐसा होगा 0 6 आगे संख्याएं होंगी, डिजिट हो। तो 0 6 नहीं है, 0 6 नहीं है, 0 6 एक ही हमारा आंसर है। इसको आप देखिए निकालते भी हैं। अगर मैं 58 की गुणा 42 से करूं, 58 गुणा 42, तो देखिए 42 को क्या लिख सकता हूं? 40 प्लस
कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। 8 चक को 32 कर दो, 3 5 20 डिवाइड 23 बस 100 जोड़ के आ रहा है 6 3 4 2 2 4 3 6 2 4 3 6 और 1 0 ये वाला होता। तो हमारा आंसर आ गया 24,360। तो 24,360 उसको इतने प्रति वर्ग मीटर की तरह से प्लास्टर कराने की उसकी लागत आएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार मैं आपको और बताता हूं। ये है हमारा स्विमिंग पूल जो कि घनाभ की आकृति का है। इसमें ये होती है लंबाई, ये होती है इसकी चौड़ाई और ये होती है हाइट। वो बोल रहा है कि इसमें हमको पेंट करना है, तो 5 जगह पेंट करना होगा। एक सरफेस ये, एक इसके सामने 2 अंदर से, 3, एक इसके सामने 4 और एक नीचे, 5 जगह हमको पेंट करना है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया निकालने के लिए यानी सरफेस का जब हम निकालेंगे, यहां से समझा देता हूं मैं क्योंकि एक ही बात है। तो इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, लंबाई और यहां पे हाइट। लंबाई हाइट, एक बार यहां पे भी इंक्लूड होगी लंबाई और हाइट, लंबाई और हाइट। तो ये मैंने करा 2 गुणा लंबाई हाइट। यहां पे पेंट कर रहे होंगे तो क्या आ रहा होगा, चौड़ाई गुणा हाइट, चौड़ाई गुणा हाइट। 2 बार चौड़ाई गुणा हाइट, और एक बार जो होगा इसका बॉटम फेस होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ऊपर वाला तो स्विमिंग पूल ऐसे होगा ना खुला हुआ, वहां से तो आप तैरोगे, डुबकी मारोगे। तो 5 इसके ये हो गए, देखिए 5 जगह पेंट करना, 1 2 3 4 और एक नीचे 5। और अगर एक फेस की बात करें तो घनाभ का एक फेस क्या है, 2D इमेज है, और ये एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमने सीटेट सेकंड पेपर में मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे सब कंप्लीट कर दिए हैं। एक स्मार्ट अप्रोच से हम आंसर तक पहुंचे हैं। मेरे साथ बने रहिए, आगे ऐसे ही पेपर सॉल्व करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।